हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये टेक्निकल एनालिसिस से कैसे अलग है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर भी बात करेंगे जिसकी मदद से आप एक अच्छे स्टॉक को फाइंड करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? द टोटल वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी है उसी को हम मार्केट कैप कहते हैं। ये तीन टाइप की होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। स्मॉल कैप में वो कंपनी आती हैं जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ हो या उससे कम हो, एग्जाम्पल ओएम इंफ्रा। मिड कैप में वो कंपनी आती हैं जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फोर्स मोटर है जिसकी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ है। एंड लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा हो, एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू एग्जामिन अ कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए करते हैं जिसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस, प्रमोटर होल्डिंग्स ये सब आते हैं और कुछ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स का भी हम यूज करते हैं। टाइम होरिजन की बात करें तो ये टिपिकली यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन गोल होता है कि वो डिटरमाइन करती है कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जिसकी मदद से इन्वेस्टर ये डिसीजन प्लान कर सके कि इस स्टॉक को बाई किया जाए या सेल किया जाए। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री एनालिसिस, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम समझते हैं कंपनी के ऑपरेटर्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है और मार्केट ट्रेंड क्या है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम कंपनीज के मैनेजमेंट, ब्रांड वैल्यू एंड बिजनेस मॉडल को समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये टेक्निकल एनालिसिस से कैसे अलग है। फंडामेंटल एनालिसिस यूज किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, हालांकि टेक्निकल एनालिसिस का यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस यूज किया जाता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक डाटा का, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर एंड चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के अंडरलाइन वैल्यू देखते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम फोकस करते हैं मार्केट डाटा एंड प्राइस मूवमेंट पे। नाउ वी विल बी टॉक अबाउट फाइनेंशियल रेशियो। फर्स्ट, ईपीएस, earning per share, how much profit a company make for each share of its common stock। कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है अपने एक शेयर से। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रीफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। हाई ईपीएस इज जनरली बेटर फॉर एनी कंपनी। जितनी हाई ईपीएस होगी उतना ही बेटर है किसी कंपनी के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम पीई रेशियो कहते हैं। क्या होता है पीई रेशियो? द रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ अ स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर। जब हम स्टॉक के शेयर प्राइस को डिवाइड कर देते हैं उसके अर्निंग पर शेयर से तो हमें पीई रेशियो मिल जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए हमें 20 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक रुपये कमाने के लिए हमें 20 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस स्टॉक में। गुड रेंज क्या है पीई रेशियो का? अगर पीई रेशियो 20 से लेकर 25 तक के बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है। अगर पीई रेशियो हाई है या लो है तो हमें इससे क्या पता चलता है? अगर पीई रेशियो हाई है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर पीई रेशियो लो है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो पीई रेशियो कम होनी चाहिए इंडस्ट्री पीई से। अगले रेशियो की बात करें तो वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसे हम डीई रेशियो कहते हैं। किसी कंपनी के टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी के बीच रिलेशन बताता है ये रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज अपॉन में शेयर होल्डर इक्विटी। ये रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी पर ज़्यादा कर्ज है।
अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तो ही अच्छा माना जाता है। फोर्थ रेशियो की बात करें तो वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है कि हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट विद द मनी ऑफ शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड। शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, उसी पैसा का इस्तेमाल करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं ROE। गुड रेंज कितना होता है ROE का? अगर ROE 15 से 20% के बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है, अगर इससे भी ज़्यादा है तो वो एक्सीलेंट है। फिफ्थ रेशियो की बात करें तो वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस रेशियो की मदद से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और ROCE से पता चलता है कि कंपनी अपनी कैपिटल से कितना प्रॉफिट कमा रही है और अपने एसेट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। अगर ROCE 20% से ज़्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। और इसके फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एबिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। PB रेशियो, प्रॉफिट टू बुक रेशियो। जब किसी कंपनी के करंट मार्केट कैप को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं PB रेशियो। बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ओन्ड बाय कंपनी। अगर PB रेशियो 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। गुड PB रेशियो 3 माना जाता है। ये वेरी करता है अलग अलग कंपनियों पर। आखिरी फाइनेंशियल रेशियो की बात करें तो वो है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए अपने एसेट्स को कितना अच्छा तरीके से यूज कर रही है, उसी को हम बोलते हैं ROA। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर ROA 5% से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, अगर 20% से भी ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट है।